Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब देखिए, कमोडिटी मार्केट की शुरुआत ना 2002 में हुई थी। अब कमोडिटी मार्केट में कमोडिटीज में ट्रेड किया जाता है और इसको सेबी ही रेगुलेट करता है। पहले एफएमसी फॉरवर्ड मार्केट कमीशन हुआ करता था जो इसे रेगुलेट करता था। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो कमोडिटीज, 4 मेजर तरह की कमोडिटीज को ट्रेड किया जाता है यहाँ पे। तो सबसे पहले एग्री कमोडिटीज होती हैं जिनको यहाँ पे ट्रेड किया जाता है, पर सभी तरह की एग्री कमोडिटीज ट्रेड नहीं होती हैं। कुछ मेजर कमोडिटीज हैं जैसे वीट है, कॉफी है, पोटैटो है, कुछ मसाले हैं जैसे कार्डमम है, टर्मरिक है, इस तरह से, ठीक है, ब्लैक पेपर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये ट्रेड की जाती हैं। साथ ही साथ नॉन एग्री कमोडिटीज़ में बेस मेटल्स यहाँ पे ट्रेड किए जाते हैं। बेस मेटल आप सभी जानते होंगे, कॉपर, लेड, एल्यूमिनियम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सभी भी यहाँ पर ट्रेड किया जाता है। इसके साथ साथ बुलियंस भी यहाँ पर ट्रेड किए जाते हैं। बुलियंस का मतलब होता है गोल्ड एंड सिल्वर, प्रेशियस मेटल भी कहा जाता है इसे। तो गोल्ड एंड सिल्वर भी ट्रेड किए जाते हैं यहाँ पर, और एनर्जी को भी यहाँ पर ट्रेड किया जाता है। और एनर्जी से हमारा मतलब है यहाँ पर नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल, यानी एनजी और क्रूड को यहाँ पर ट्रेड किया जाता है। अब ट्रेड करने के लिए ना आपके पास 2 मेजर एक्सचेंज हैं। सबसे पहला MCX और दूसरा NCDEX, यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज। ये 2 मेजर एक्सचेंजेस हैं जहां पर आप ट्रेड करते हैं। इसके लिए आपके ब्रोकर को आपने बोलना पड़ता है कि हम कमोडिटी वाला सेक्शन भी एक्टिव कराना चाहते हैं, यानी इक्विटी के साथ साथ कमोडिटी वाला सेक्शन भी आपको एक्टिव कराना होता है। अब यहां पर अगर आप काम करते हैं तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक ये मार्केट चलती है, और जो टाइम है सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे, यानी 2 सेशंस होते हैं। सबसे पहला एक विंटर सेशन 11:45 तक चलता है, और समर सेशन जो कि 11:30 तक चलता है। जब सर्दियां आ जाएंगी हमारी कंट्री में तो टाइम बढ़कर हो जाएगा 11:55, ठीक है, हाँ, विंटर्स में। अब यहां भी ना आप फ्यूचर्स में काम कर सकते हैं और ऑप्शंस में भी काम कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा सभी कमोडिटीज के ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। मेजर कमोडिटीज के जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, नेचुरल गैस, इस तरह की कमोडिटीज के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फ्यूचर सबके अवेलेबल है। इसकी एक्सपायरी ना डिफरेंट डेट्स पर होती है। आप देखोगे कमोडिटीज में एग्री कमोडिटीज हैं, उनकी एक्सपायरी अलग होगी, अलग अलग डेट पर। बुलियंस की अलग होगी और बेस मेटल की अलग होगी, एनर्जी की अलग होगी, तो इनकी एक्सपायरीज अलग अलग डेट पर होती है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जब वो कमोडिटी लिस्ट की गई थी तो उसका साइकिल जिस दिन से शुरू होकर जिस दिन पर खत्म होगा वहां से 30 डेज की एक्सपायरी है। एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं कोई लिस्टेड कमोडिटी 15 मार्च को लिस्ट हुई है, तो उसका एक 30 डे का साइकिल तो 15 अप्रैल को खत्म होगा ना, तो उसकी एक्सपायरी कब होगी? 15 अप्रैल को, इस तरह से। तो एक्सपायरी डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। अब यहां पर मजे की बात यह है कि यहां पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कैसे काम करते हैं, कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं जो यहां पे काम करते हैं। तो देखो, ट्रेडर यहां पर काम करता है, ये 2020 मैच की तरह होता है, ठीक है, इसलिए ट्रेडर लोग बहुत एक्टिव होते हैं। यहां पर आप इन्वेस्टर बनके भी काम कर सकते हो, ऑल्दो आपको थोड़ा सा। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर।
एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। अपने कॉन्ट्रैक्ट को रोल ओवर करना पड़ेगा, पर इन्वेस्टर भी यहां पर काम कर सकते हैं। ज्यादातर तो स्पेक्यूलेशन यहां पर होती है, क्योंकि जैसा मैंने बोला 2020 मैच है, तो बहुत छोटा पैसा लगा के बहुत बड़ा पैसा जल्दी बन जाता है, इसलिए स्पेक्यूलेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा हावी होती है। यहाँ पे फार्मर लोग जो होते हैं ना, इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं एज अ प्लेटफॉर्म टू बाय एंड सेल, क्योंकि फार्मर यहाँ पर डिलीवरी यानी अपनी फसल को बेच भी सकता है और खरीद भी सकता है, हेज भी कर सकता है। तो यहाँ पे ये ना हेजिंग प्लेटफॉर्म होता है हेजर्स के लिए, यानी जो फार्मर जैसे लोग हैं ना, वो यहाँ पर हेजिंग करते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंटली यहाँ पर वो लोग काम करते हैं जो लोग बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक हैं और उनको जरूरत पड़ती है रॉ मटेरियल को बाय करने की। अब जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको समझाता हूं, आपने देखा होगा हेवल्स एक कंपनी है। हेवल्स कंपनी क्या करती है? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाती है, वायर्स बनाती है, स्विचेस बनाती है, ये सब बनाती है। अब ये बनाने के लिए उसको किस रॉ मटेरियल का यूज करना पड़ता है? कॉपर। अब कॉपर यहाँ पर ट्रेड होने वाली है, कमोडिटी है। अब सोचिए कि अगर कॉपर की कीमत, एग्जाम्पल के लिए मैं एक हेवल्स कंपनी का एग्जाम्पल जो ले रहा हूँ यहाँ पे, पहले वो बता देता हूँ। अब ये हेवल्स कंपनी है, हेवल्स कंपनी कॉपर से वायर बना रही है। तो कॉपर की जो प्राइजेज है, मान लेते हैं कॉपर अभी चल रहा है एग्जाम्पल के तौर पे 800 रुपीज। अब कॉपर अगर बढ़कर यहाँ से 900 रुपीज हो गया तो क्या होगा? कॉपर के महंगे होने से हेवल्स की रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगी और हेवल्स क्या करेगी? इस रॉ मटेरियल कॉस्ट को आप पर पास ऑन करेगी। ऐसा ही करेगी, तभी सर्वाइवल होगा। अब हेवल्स के पास दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये पास ऑन ना करके अपने प्रॉफिट्स को कम करे और आपको उसी सेम कीमत पर दे। तो हेवल्स कंपनी ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो अपने प्रॉफिट्स को कॉम्प्रोमाइज कर रही है। बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि कॉपर की कीमतों के रिसर्चर उनके पास भी होंगे जो ये अज्यूम कर रहे होंगे कि भाई मार्केट में इस साल कीमतें ऊपर रहने वाली हैं। अब हर कंपनी के पास इस तरह के लोग अवेलेबल होते हैं। तो अब यहां से अगर कीमतें ऊपर चली जाएंगी और हेवल्स कंपनी इसके अगेंस्ट में अगर हेज नहीं करेगी तो हेवल्स कंपनी ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो हेवल्स कंपनी क्या करेगी? ऐसे केस में अपने आप को हेज कर देगी। और हेज करने के लिए क्या करेगी? एक्सचेंज पर जितने कॉपर की उसको डिमांड है वो कॉपर खरीद कर वहां पर अपने आप को हेज कर देगी। और हेजिंग के बाद क्या होगा कि जब ये 100 रुपए की कीमत बढ़ेगी तो इसका इंपैक्ट हेवल्स की कीमतों पर, यानी कि हेवल्स के बिजनेस पर नहीं आएगा, जिससे हेवल्स ना केवल सर्वाइव कर पाएगी बल्कि कंपीट भी कर पाएगी अपने कॉम्पिटिटर से। गलत या सही? ठीक है, तो ऐसी कंपनियां जिनका रिस्क एक्सपोजर होता है कमोडिटीज पर, वो कंपनियां यहां पर काम करती हैं। और मजे की बात यह है कि हेवल्स कंपनी को अगर कॉपर की जरूरत पड़ी तो ये कॉपर की डिलीवरी हेवल्स कंपनी एक्सचेंज से भी ले सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है? अभी तक उसने हेजिंग किया था यहां पर, अब उसे अगर ये डिलीवरी चाहिए तो जिस प्राइस पर उसने खरीदा था उसी प्राइस पर ये डिलीवरी उसको मिल जाएगी। देखो हेवल्स को तो अपने रॉ मटेरियल के लिए एनी हाउ कॉपर चाहिए ही होगा ना, तो अब वो एक्सचेंज से ले ले या अपने किसी पर्टिकुलर वेंडर से ले ले, बात तो एक ही है। पर अब सवाल ये उठता है कि हेवल्स कंपनी ने यहां पर 800 रुपए पे नहीं किए थे, बल्कि कुछ छोटा सा अमाउंट पे किया था जिसे हम मार्जिन बोलते हैं। अब कमोडिटी का जो मार्जिन होता है ना वो बहुत कम होता है। कमोडिटी का जो मार्जिन होता है वो 6% से लेकर 20% तक का होता है नॉर्मली। तो इसका मतलब है कि 1 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है आपको कितने का मिल रहा है? केवल 6 लाख रुपए का। आ रही है मेरी बात समझ में? तो कितना बड़ा पैसा बच गया आपका। ठीक है, तो हेवल्स कंपनी की तरह ब्रिटेनिया है और भी बहुत सारी कंपनी है जो इस प्लेटफॉर्म का इस तरह से यूज करती है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। जो एग्री कमोडिटीज होती है ना,
ये टोटली डिमांड सप्लाई पे चलती हैं। अब डिमांड सप्लाई से इनकी प्राइस तय होती है। अब एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए जो सीजन होते हैं, वेदर होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये सोचो कि किसी ने बेचारे ने फसल लगाई और फ्लड आ गया तो क्या होगा? तो जो नेचर है ना, ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। यानी नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से प्राइस बहुत अप डाउन होते हैं। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट पॉलिसी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस सबने सुना है? सरकार क्या करती है? एक एमएसपी तय करती है ताकि किसानों को उससे नीचे नहीं बेच सकते, क्योंकि किसानों का क्या होता है, छोटे जो वेंडर्स होते हैं, छोटे किसानों का एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो सरकार एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे देती है कि अगर आपको कहीं भी अपनी फसल बेचनी है तो इससे नीचे नहीं बेचिएगा, और अगर आप बेचनी पड़ी तो हमें आके बेच दीजिएगा, हम खरीद लेंगे। उसको कहते हैं एमएसपी। ठीक है, तो गवर्नमेंट पॉलिसी भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। फेस्टिवल में आपने देखा है चीजें महंगी हो जाती हैं। फेस्टिवल में क्या होता है, गरीब अमीर सब खरीदारी कर रहे हैं, है ना। तो फेस्टिवल भी इंपॉर्टेंट होता है एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए। तो जब भी आप एग्रीकल्चर कमोडिटीज में काम करोगे ना, आप इन चारों फैक्टर्स को अच्छे से देख लेना और समझ लेना। डिमांड सप्लाई के लिए तुम देख सकते हो, देखो डिमांड सप्लाई के लिए ना ग्राउंड रियलिटी देखनी पड़ती है। कुछ ना मैगजीन्स आती हैं जो किसानों की फसल का एक तरह से वो करती है, सुपरविजन करती है, या ये बोल दो उसको ट्रैक करती रहती है। ट्रैक शब्द सही होगा। तो कुछ ऐसी मैगजीन होती हैं, उनको पढ़कर आप अंदाजा लगा सकते हो कि इतनी फसल इस साल होने वाली है और ये फसल का प्राइस कम या ज्यादा होने वाला है। वो सारी चीजें उससे पता चलती हैं। बाकी चीजें देखो, नेचुरल क्लैमिटी तो आप जज कर नहीं पाओगे, गवर्नमेंट पॉलिसी का जब आएगी तभी पता चलेगा। और फेस्टिवल्स का एक ऐसा है कि तुम्हें पता ही है कि भाई सटल है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हो। और टेक्निकल चार्ट तो है ही है ना, वो तो देखना ही होता है, वो तो सब कहानी बता ही रहा है।